हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन. ओके, सो अपने क्वेश्चन सीरीज वीडियोस स्टार्ट किए थे फॉर सीएफए लेवल 1. ऑब्वियसली इट विल बी एप्लीकेबल फॉर 2024 एज वेल एज 2025 अटेम्प्ट्स. क्योंकि मेरे को काफी जन का मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि सर जो आप क्वेश्चन सीरीज वीडियोस डाल रहे हो यूट्यूब पे, वो क्या 2025 के लिए एप्लीकेबल होगा? लाइक हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फेब्रवरी और मे बी नेक्स्ट ईयर मई के लिए. यस, इट विल बी एप्लीकेबल बिकॉज आपका जो क्वेश्चंस है वो सेम रहेगा. करिकुलम में ऐसा कोई मेजर चेंज तो है नहीं, तो क्वेश्चंस विल रिमेन दी सेम. तो यस, 2024 एंड 2025 के लिए यू कैन वॉच दिस क्लासेस. आप ये सब सारा क्लासेस जो है वो देख सकते हो, और इसके थ्रू जो रिविजन्स होगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के थ्रू, दैट वुड बी दी बेस्ट. ठीक है, तो अपना अभी तक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में दो रिव्यू क्लास हुआ है. रिव्यू मीन्स द क्वेश्चन सीरीज क्लास हुआ है. टुडे अगेन आई एम कंटिन्यूइंग विथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड दिस विल बी क्लास नंबर 3. उसके पहले इक्विटी में वी हैव टेकन 2 क्लासेस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में वी हैव टेकन 2 क्लासेस, एंड दिस विल बी क्लास नंबर 3 ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. An analyst gathers the following information about the security market line and a stock. बोला एनालिस्ट ने डेटा गैदर किया है फॉर सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड स्टॉक. इंटरसेप्ट ऑफ द एसएमएल इज 2%. इंटरसेप्ट आरएफ 2%. स्लोप ऑफ द एसएमएल आरएम माइनस आरएफ 5%. स्टॉक का बीटा 1.3. सर आप ये कैसे बोल रहे हो आरएम माइनस आरएफ? इंटरसेप्ट को कैसे बोला आपने आरएफ? इफ यू रिमेंबर, एसएमएल का सिक्योरिटी मार्केट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा. यही होता है, जहां पे आर एफ इज इंटरसेप्ट एंड आर एम माइनस आर एफ विच इज द मार्केट रिस्क प्रीमियम. दिस इज एक्चुअली व्हाट? स्लोप. यही तो स्लोप हो गया. और बीटा क्या हो गया? सेंसिटिविटी. बीटा इज सेंसिटिविटी. जी समझ में आ रहा है? ओके, क्या पूछा क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू द कैपिटल मार्केट थ्योरी, इफ द एनालिस्ट बिलीव्स द स्टॉक विल हैव अ रिटर्न ऑफ 7%, द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, प्रॉपर्ली वैल्यूड और ओवर वैल्यूड. तो यहाँ पे बोल रहा है कि एनालिस्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक विल हैव अ रिटर्न, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया आपको ये 7%. स्टॉक विल हैव अ रिटर्न, बोला एनालिस्ट को लग रहा है कि स्टॉक का रिटर्न कितना हो सकता है? 7%. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दिया 7%. एक बार मैं साइड में लिख लेता हूँ, ई आर इज 7%. ठीक है, और अपने को यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दिया है. कैन वी कैलकुलेट आर ई? यस वी कैन. आर एफ 2 है, आर एम माइनस आर एफ कितना है? 5. और बीटा है 1.3. तो 5 इंटू 1.3 कितना आएगा? आर ई विल बी 1.3 इंटू 5 प्लस 2, 8.5%. तो रिक्वायर्ड रिटर्न है, आर ई इज योर रिक्वायर्ड रिटर्न इज 8.5 वर्सेस ई आर कितना है? 7%. उसका मतलब स्टॉक क्या है? अंडर वैल्यूड, प्रॉपर्ली वैल्यूड और ओवर वैल्यूड. आई हैव सीन सम ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई टू मग अप. कितने जन को मैंने देखा है कि वो मग अप करते हैं कि सर ई आर अगर ज्यादा है आर ई से तो क्या होगा? ई आर इज इक्वल टू आर ई है तो प्रॉपर्ली वैल्यूड होगा. ई आर लेस देन आर ई है तो क्या होगा? यू शुड नॉट मग अप, यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक. कॉमन सेंस अप्लाई करो. यहाँ पे देखो क्या है, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न 8.5 है, बट स्टॉक से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 7%. आर ई का मतलब क्या होता है? दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. इक्विटी याद करने का ट्राई करो. इक्विटी ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज का एक टॉपिक है, वहां पे आरई को डिफाइन किया हुआ है. वहां पे अपने बोलते हैं आरई इज योर मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न. सर गिवन द रिस्क इन द स्टॉक आई नीड एटलीस्ट 8.5. कम से कम 8.5 मेरे को चाहिए चाहिए. बट सीइंग द करंट मार्केट प्राइस, सीइंग द करंट मार्केट प्राइस, सर आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक विल गिव ओनली 7%. क्यों? सर मेरे को चाहिए 8.5, लेकिन स्टॉक का जो आज करंट भाव चल रहा है, जिसको अपने P0 बोलते हैं, याद है ना? वैल्यूएशन, इक्विटी वैल्यूएशन में P0,
Seeing the current market price, I'm expecting the stock will give me only 7%. Why the word only? क्योंकि सर मैं 8.5 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो स्टॉक है वो सिर्फ 7% देगा। तो सर 7% कैसे देगा? मेरे को तो चाहिए था 8.5, बट ये तो कम दे रहा है। कोई भी स्टॉक का रिटर्न कब कम कैसे होता है सर? अगर उसका मार्केट प्राइस ज्यादा हो। उस स्टॉक का अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली रिटर्न विल बी व्हाट, लेस। याद आ रहा है ये सब चीज? और अपने आरई को कंपेयर करते हैं IV0 से, शुड बी प्राइस, और ईआर को कंपेयर करते हैं प्राइस से। तो सर ऑब्वियसली अगर प्राइस इसका ज्यादा है तभी तो ईआर क्या 7% है। याद करवा दूं ईआर का फॉर्मूला, D1 जो मेरे को डिविडेंड मिलेगा फर्स्ट ईयर में, P1 जिस प्राइस पे मैं शेयर सेल करूंगा, माइनस ओपनिंग प्राइस डिवाइडेड बाई ओपनिंग प्राइस। इसी से तो ईआर निकलता है। इज इट फाइन? तो अगर सर P0 ज्यादा है तो ऑब्वियसली ईआर क्या आने वाला है? कम आने वाला है। तो स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, प्राइस ज्यादा है, करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू। तो स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, ओवर वैल्यूड। स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, ओवर वैल्यूड। इज इट फाइन? तो ईआर लेस देन आरई, ठीक है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। अगर उल्टा ईआर ज्यादा होता तो देखो अपना आंसर आ गया। वैसे देख लेते ऑप्शन पहले, अंडर वैल्यूड, प्रॉपर्ली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड विल बी द आंसर। ठीक है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार आपको। ईआर अगर ज्यादा है रिक्वायर्ड रिटर्न से, सर मेरे को चाहिए स्टॉक से 6%, मिनिमम 6%, बट स्टॉक से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 8%। सर आप स्टॉक से कैसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो? इफ द प्राइस इज व्हाट, लेस। प्राइस कम ही होगा तभी तो रिटर्न ज्यादा होगा। तो स्टॉक क्या है? अंडर वैल्यूड। और अगर ईआर इज इक्वल टू आरई है, इसका मतलब स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, प्रॉपर्ली वैल्यूड। तो ये क्या आपको याद करने का जरूरत है? डू यू थिंक you need to mug up? No, just spend 15-20 seconds just to recollect the concept. आपको 15-20 सेकंड इनिशियली एक बार देना पड़ेगा। और मेरे को भी ऐसे याद ही नहीं रहता है ऑनेस्टली। मैं कोई पढ़ के नहीं बैठा हूँ, मतलब ये मैंने पढ़ाया होगा अराउंड 6 मंथ्स पहले, बट याद कैसे आता है? इफ आई टेक सम नंबर, जैसे मैं नंबर लेता हूँ मेरे को याद आ जाता है। अच्छा ईआर 7% है, 7% कैसे होगा? पक्का प्राइस ज्यादा होगा। सर प्राइस ज्यादा किसके कंपेयर में? IV0 के कंपेयर में, तभी तो ईआर क्या आ रहा है, कम। दैट इज द लॉजिक। तो अगर 15-20 सेकंड, 30 सेकंड अगर आपको लगता भी है याद करने में, मतलब रिकलेक्ट करने में, यू शुड गिव दैट टाइम। आपको वो टाइम देना चाहिए कि तुम कितना चीज याद रखेगा एग्जाम में। सोच के देखो। आगे बढ़े। परफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, रिलेटिव टू पैसिव मार्केट कैप वेटेड स्ट्रैटेजीज, स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज टिपिकली हैव। स्मार्ट बीटा का क्या कॉन्सेप्ट था? देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, पैसिव। पैसिव का वर्ड तो सबको, मतलब पैसिव वर्ड जो है वो सबको पता है। यू आर इन्वेस्टिंग इनटू इंडेक्स, ठीक है। अब जो फंड मैनेजर है वो बेसिकली क्या कर रहा है? they are actually trying to meet the index ka return. Index can be nifty 50, it can be nifty bank, it can be S&P, it can be mid cap, it can be small cap. बुरा कि कंपेयर टू पैसिव मार्केट कैप वेटेड स्ट्रैटेजी, स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी। स्मार्ट बीटा क्या होता है? इट्स पैसिव प्लस एक्टिव बोथ। स्मार्ट बीटा तो यही होता है ना, एक्टिव और पैसिव दोनों। क्यों? क्योंकि सर स्मार्ट बीटा एक्चुअली बेसिकली क्या करता है कि जैसे जो निफ्टी 50 का है, ठीक है, तो वो तो इंडेक्स हो गया, उसमें क्या मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स है। वेयर स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज में द फंड मैनेजर एक्चुअली ट्राइज टू इन्वेस्ट इनटू वैल्यू, इनटू ग्रोथ, इनटू लार्ज कैप, इनटू मिड कैप, इनटू मोमेंटम। ठीक है, तो वो कुछ एक थीम बेस्ड स्ट्रैटेजीज में पैसा लगाता है स्मार्ट बीटा। चीज समझ में आ रहा है? तो इट विल बी एक्टिव एंड पैसिव बोथ। बट सर पैसिव तो प्योर पैसिव हो जाएगा। तो स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज टिपिकली हैव लोअर मैनेजमेंट फीस एंड हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर। देखो स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी सिंस इट्स अ मिक्स ऑफ पैसिव प्लस एक्टिव बोथ, तो सर ऑब्वियसली उसमें जो मैनेजमेंट फीस लगेगा एज कंपेयर टू पैसिव इट विल बी हाई। एंड पोर्टफोलियो टर्नओवर, चर्न, बाई सेल किस में ज्यादा होगा, पैसिव या स्मार्ट बीटा? स्मार्ट बीटा में। तो यहाँ पे बोला लोअर मैनेजमेंट फीस एंड हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर, रॉन्ग। यहाँ पे होना चाहिए था हायर मैनेजमेंट फीस। ऑप्शन नंबर बी, हायर मैनेजमेंट फीस एंड लोअर पोर्टफोलियो टर्नओवर, रॉन्ग। यहाँ पे हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी, हायर मैनेजमेंट फीस एंड हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर। पूछा क्या चीज के बारे में? स्मार्ट बीटा के बारे में। तो उसमें सर मैनेजमेंट फीस विल ऑल्सो बी हायर एंड पोर्टफोलियो टर्नओवर विल ऑल्सो बी हायर। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Next, question number 3. When defining asset classes for a strategic asset allocation SAA long term.
strategic asset allocation. Which of the following pair-wise correlation between asset class return is most preferable? तो ये थीम आपको याद होना चाहिए, अपने डिस्कस किए हुए कि सर एसेट क्लास रिटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी, बॉन्ड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ये सब सारा जो भी एसेट क्लासेस है उनके बिटवीन, उनके बीच में कोरिलेशन शुड बी व्हाट, लेस, तभी तो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट विल बी व्हाट, हायर. बट यस, इन दी सिंगल एसेट क्लास, फॉर एग्जांपल इक्विटी के अंदर में सर जो अपने स्टॉक्स लेंगे उसके अंदर में दी कोरिलेशन शैल बी व्हाट, हायर. बिटवीन दी एसेट क्लास दी कोरिलेशन शुड बी लोअर. यहाँ पे पूछा क्या, बिटवीन दी एसेट क्लास रिटर्न, तो कोरिलेशन शुड बी व्हाट, 0, 0.5, 1. अपने तो प्रेफर करते हैं नेगेटिव हो तो बढ़िया, बट यहाँ पे नेगेटिव है नहीं, सबसे कम क्या, 0. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. कल के क्लास में भी ये डिस्कस हुआ था इफ यू रिमेंबर, कोरिलेशन वाला पॉइंट. Next, question number 4. According to capital market theory, an efficient market does not reward investors for taking on. Okay, efficient market का मतलब क्या कि सर मार्केट आर एफिशिएंट. एफिशिएंट मार्केट, एक स्टूडेंट से मैंने पूछा सर एफिशिएंट मार्केट मतलब क्या, बोलते हैं सर मार्केट्स आर एफिशिएंट. बोला वाह, क्या आंसर है. अरे प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस होना चाहिए स्टॉक का. Price is equal to what, current market price is equal to intrinsic value, then only markets are said to be what, efficient. Equal to मेरा बोलने का मतलब है approximately. बोले does not reward investors for taking on market risk, systematic risk, option number C, idiosyncratic risk. आपको रिवॉर्ड क्या चीज के लिए नहीं मिलता है, इफ यू रिमेंबर, टोटल रिस्क जो है वो दो टाइप में होता है, सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो नोन एज इडियोसिंक्रेटिक रिस्क. ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो नोन एज मार्केट रिस्क. तो सर क्या चीज के लिए मेरे को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क. क्यों सर, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड और इट कैन बी एलिमिनेटेड. अनसिस्टमैटिक रिस्क को एलिमिनेट किया जा सकता है सर, कैसे, डाइवर्सिफिकेशन. एक स्टॉक में पैसा मत लगाइए, रेदर एक एसेट क्लास में पैसा मत लगाइए, यू शुड इन्वेस्ट इनटू various asset classes so that unsystematic risk is what, killed, because you will not get reward by for taking what, unsystematic risk. तो which option is correct? मार्केट रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क तो सबको बियर करना पड़ता है, इडियोसिंक्रेटिक रिस्क. सर मार्केट रिस्क का एग्जांपल कैन बी कोविड, जो सारे कंपनीज को इफेक्ट किया. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is most likely a legal and regulatory constraint in an environment, sorry, in an investment policy statement, IPS? if you remember, RRTT LLU, उसमें एक L कौन सा है, लीगल कंस्ट्रेंट. ठीक है, तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ लीगल एंड रेगुलेटरी कंस्टेंट इन एन आईपीएस. ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, अ पेंशन फंड डिसीजन टू लिमिट इन्वेस्टमेंट्स इन रियल स्टेट. बोला देयर इज अ लिमिटेशन दैट द फंड, द पेंशन फंड मैनेजर हैज डिसाइडेड that they will put a limit in the investment in the real estate. For example, they do not want to invest more than 10% of their corpus in the real estate. So that is the legal requirement or the fund manager has taken internally. मेरा क्वेश्चन वापस से समझो, यहाँ पे फंड मैनेजर बोल रहा है, पेंशन फंड का जो फंड मैनेजर है वो लिमिट कर दिया कि यार रियल स्टेट पे अपने 10% से ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे. तो ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट है या फंड मैनेजर खुद इंटरनली डिसाइड किया, इंटरनली. लीगल एंड रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट क्या होता है, एक्सटर्नल. ठीक है, बाहर से गवर्नमेंट कुछ इंपोज कर रहा है, ठीक है, सर से भी इंपोज कर रहा है, सो दैट इज एक्सटर्नल. यहाँ पे इंटरनल है, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी, a taxable investor requirement to avoid investment in securities generating interest income. Again, investor खुद decide किया they do not want to invest in securities which are generating what, interest income. So this is internal or external, internal. ठीक है, external नहीं है again ये वाला. Option number C, a public company directors restriction on trading the company's stock shortly before the publication of financial result. पूरा कि financial result जब तक publish नहीं होगा तब तक जो डायरेक्टर है कंपनी का वो ट्रेड ही नहीं कर सकता कंपनी के स्टॉक पे. तो तुमको लग रहा होगा सर ये भी तो इंटरनल है, कंपनी रेस्ट्रिक्ट कर रहा. नो, इट्स एक्सटर्नल ना. अरे सेबी रिक्वायरमेंट डाला है, एसईसी रिक्वायरमेंट डाला है कि इट्स नॉट अलाउड. रीजन, डायरेक्टर्स आर हैविंग व्हाट, इनसाइडर इंफॉर्मेशन, एथिक्स. याद है ना एथिक्स के अंदर में कि सर जो डायरेक्टर्स है उसके पास क्या इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, तो वो तो ट्रेड कर लेगा. दैट इज वाई दे आर एक्चुअली व्हाट, रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेड ऑन द स्टॉक बिफोर द रिजल्ट्स. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बिकॉज दिस इज एक्चुअली व्हाट, लीगल एंड रेगुलेटरी
constraint. Option number C is correct. Next, question number 6. When defining asset classes, a paired correlation of assets within an asset class, अभी अपने just discuss किए हैं, within an asset class correlation क्या होना चाहिए? Should be negative, zero or positive. Positive. अरे within an asset class should be positive, but between the asset class ideally it should be what? Negative. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ये चीज याद रखो. देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया विद इन, ठीक है, मतलब इक्विटी एज ए एसेट क्लास उसके अंदर में, और यहाँ पे वर्ड यूज किया बिटवीन. तो बिटवीन के अंदर में अपने चाहते हैं नेगेटिव, विद इन के अपने विद इन एसेट क्लास के अंदर में वी वांट व्हाट? पॉजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. कैलकुलेशन का लग रहा है. An investor gathers the following information about a security and the market. Security का beta is given 0.35. Standard deviation SD of security return is 12%. SD of market return is 18%. The correlation between the security return and the market return is closest to. तो आपसे correlation पूछ रहा है. Correlation क्या होगा? एक सेकंड रुको. क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे? बीटा दिया हुआ है. लेट मी कॉपी. पहले इंफॉर्मेशन एक बार कॉपी कर लेता हूँ. बीटा है 0.35. सिग्मा x, this is SD of market. 18% और ये 12% है. ठीक है, दिस इज 18% और सिग्मा वाई SD ऑफ स्टॉक 12. ठीक है, तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स. याद होगा ये फॉर्मूला, पूरा डिराइव करके किया अपने क्लास के अंदर में. R इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स. इज इट फाइन? तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अपने पास? बीटा दिया हुआ है 0.35. R पूछा है. सिग्मा वाई इज गिवन 12. सिग्मा एक्स इज गिवन 18. R फाइंड आउट कर लो. तो इट विल बी 0.35 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12. 0.35 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12. 0.525. 0.525. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी क्लोजेस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. A bank determines that its war is pound 5 million at 5% for one day. बोला कि बैंक डिटरमाइन किया कि वॉर कितना है? 5 मिलियन. मतलब जो बैंक है वो कितना लूज कर सकता है? 5 मिलियन. कितने दिन में? सिंगल डे में. उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 5%. वॉर का तो मतलब यही होता है ना कि कम से कम जो बैंक है वो कितना लूज कर सकता है? एटलीस्ट इट कैन लूज 5 मिलियन गिवन एनी वन डे, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज एक्चुअली व्हाट? 5%. The bank is expecting a minimum loss of pound 5 million once every. बोला कि बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है ये जो मिनिमम लॉस होगा ना 5 मिलियन वंस एवरी कितने दिन में? 5 बिजनेस डेज में, 13 बिजनेस डेज में, 20 बिजनेस डेज में. ठीक है, तो ऑब्वियसली मंथ में 20 बिजनेस डेज, 5 इंटू 4. अरे एक वीक में अगर 5 बिजनेस डेज है तो मंथ में कितना? 20. अब यहाँ पे क्या करना है अपने को? 5% इज द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, कि हर एक दिन में जो बैंक लूज कर सकता है गिवन ऑन सिंगल डे इट कैन लूज व्हाट? 5%. तो 1 डिवाइडेड बाई 0.05. ये 0.05 क्या है सर? 5%. तो इसे पता लग जाएगा सर once in every how many days the bank can expect a minimum loss of pound 5 million. तो 1 divided by 0.05 frequency 20 business days. 20 days में it can lose 20, मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब है once in every 20 business days. Once in every 20 business days the bank can expect a minimum loss of pound 5 million. सर आपने क्या किया? फ्रीक्वेंसी निकाला है मैंने. ये फ्रीक्वेंसी कितने दिन में? परफेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9.
a good risk management process should predict when a crisis will occur. Do you think it's possible to predict किस crisis कब होगा? पूरा good risk management का मतलब ये होता है कि वो predict कर पाए कि crisis कब होगा, बिल्कुल भी नहीं. Option number B, consider the balance between the expected return and the losses. Yes, good risk management process का मतलब ही ये होता है that there should be what, बैलेंस बिटवीन द रिस्क एंड द रिटर्न. मींस कि सर जो फंड मैनेजर है, जो रिस्क मैनेजर है, वो कितना एंटिटी वाइड लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रिस्क एलोकेट करे टू अचीव व्हाट, मैक्सिमम रिटर्न. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी, a good risk management process should only consider losses occurring from events that have a high likelihood. Would I key it should consider only losses occurring from events that have a high likelihood? No, it should consider the risk rather than only the losses. So option number B is correct. Next, question number 10. A portfolio consists of two securities has the following characteristics. Security 1, 2. पोर्टफोलियो का वेट दिया है 40%, 60% एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 15%, 18%. इफ द कोरिलेशन ऑफ रिटर्न आर बिटवीन द टू सिक्योरिटीज इज 0.2, द पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न इज क्लोजेस्ट टू. ठीक है, तो पोर्टफोलियो का एसडी पूछा है, स्टैंडर्ड डिविएशन. वेरी इजी क्वेश्चन. ऐसे तो अपने डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर सकते हैं इस पे को, बट एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन. एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ weight square variance plus weight square variance plus 2 into weight into covariance, and covariances are into sigma A into sigma B. Sir, what is A and B? A and B are two securities. तो यहाँ पे देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास. 0.4 into 0.15 का होल स्क्वायर. अरे ये दोनों का तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना. कैन आई राइट दिस WA into sigma A का होल स्क्वायर? हाँ सर लिख सकते हैं, तो वही बोल रहा हूँ. 0.4 into 15. कितने जन के मन में आता है कि सर ये परसेंटेज में दिया है, इसको कैसे ले, डेसिमल में ले या कैसे ले? तो देखो जो वेट्स है ना उसको आप डेसिमल में लो, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया वो एब्सोल्यूट सेंस में लो. एब्सोल्यूट मतलब कुछ मत करो, 15 ले लो, सिंपल. 0.15 15% वगैरह मत लिखो, सिर्फ 15 लिख लो. ठीक है. नेक्स्ट, 0.6 इंटू 18 प्लस 0.6 इंटू 18 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू आर कितना दिया हुआ है सब में 0.2 इंटू सिग्मा ए सिग्मा बी 15 इंटू 18. चलिए एसटीओ आरसीएल फंक्शन यूज करने वाले अपने, विल बी यूजिंग एसटीओ एंड आरसीएल. 0.4 इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 36 आ रहा है. फर्स्ट टर्म इज 36, एसटीओ 1. नेक्स्ट 0.6 इंटू 18 इक्वल टू होल स्क्वायर 116.64, एसटीओ 2. थर्ड टर्म 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू 0.2 इंटू 15 इंटू 18 25.92, एसटीओ 3. आरसीएल 1 प्लस आरसीएल 2 प्लस आरसीएल 3 178.56, उसका स्क्वायर रूट 13.36%. 13.36% इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो. देखते हैं कौन सा ऑप्शन क्लोजेस्ट है. ऑप्शन नंबर सी 13.4%. परफेक्ट. चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे. तो आज अपने 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए. तो अभी तक अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में वी हैव डन 30 क्वेश्चंस. ठीक है, एंड ये सब क्वेश्चंस आर एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि इसके अंदर में कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी है, कुछ थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस भी है. ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू गैदर सम ऑफ द टेक्निकल, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करेंगे और एक दो क्लासेस के अंदर में उसको सॉल्व करने का. ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ था, बट यस ऑल दी क्वेश्चंस आर एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव. परफेक्ट. चलिए पढ़ाई करिए अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने मिलते हैं. टेक केयर गाइस.